जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान युद्ध की वजह से ये संकट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लग नहीं रहा इस देश में कोई लाज शर्म बची है। जब सरकारें चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी करेंगी, आर्थिक नीतियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी, तो इस तरीके का संकट आएगा। मोदी जी जब अपील करते हैं तो तर्क को बलाए ताक रख देते हैं। और ये वो लोग हैं जो नारी सम्मान और नारी और फलाना ढिकाना की बात करते हैं। तो सरकार जो है वो एक तरीके से देश को अंधेरे में रख रही थी। सरकार चुनाव लड़ रही थी, चुनाव में तो सब हरा भरा दिखाते हैं। अब रियलिटी बाइट शुरू हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वर्ग से उतरेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जा चुका है। अभी तो खाद वाले मामले में बड़ी गंभीर हाँ। समस्या आने वाली है। जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान युद्ध की वजह से ये संकट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। मेरा कहना है कि ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, ये असली कारण नहीं है। मतलब क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक नीतियां पहले से अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को पहले से झटके लग रहे थे। अब ईरान युद्ध आ गया तो उसकी वजह से उसमें और उसका योगदान हो गया और स्थिति थोड़ी खराब हो गई। सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया, इसलिए स्थिति और भयानक और विकराल हो गई। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि कोविड का जो संकट था वो पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा संकट था। कह रहे जो ईरान युद्ध है वो पिछले 10 साल का सबसे बड़ा संकट है। तो मुझे लगता है कि जब सरकारें चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी करेंगी, आर्थिक नीतियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी, तो इस तरीके का संकट आएगा। पहला पॉइंट तो ये है। जी। दूसरी बात क्या है कि आप ये देखिए कि कितनी चालाकी से किया गया है। हम्म। जब सारे राज्यों के नतीजे आ गए, कई राज्यों के अंदर सरकारें बन गई, मतलब अब चुनाव में किसी तरीके से नुकसान का कोई खतरा नहीं मौजूद है, तब आपने कहा कि अब इतना बड़ा संकट है। जाहिर सी बात, ये संकट को अचानक तो आया नहीं, संकट तो पहले से मौजूद था, लेकिन तब आप इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। तो सरकार जो है वो एक तरीके से देश को अंधेरे में रख रही थी और लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। आपके क्या कहते हैं, जब इनकम नहीं है तो खर्च तो आपको रोकने पड़ेंगे। बेसिक बात है, आपकी इनकम नहीं है। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछले 6 साल का आंकड़ा देखें तो पिछले 6 साल में 4 साल ऐसे हैं जब हमारा जो एफपीआई है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर जा रहा। आपने कभी ऐसा सोचा था? इसका मतलब क्या है? अगर आप पिछले 5 महीने के 10 मई तक का जो जो हिसाब किताब हमारे पास है, उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जा चुका है। 2025 में 1,60,000 करोड़ का एफपीआई बाहर जा चुका है। इसके पहले 2023 में भी बाहर गया था, 2018 में भी बाहर गया था। तो ये क्यों बाहर जा रहे हैं? आपका जो नेट एफडीआई है, वो नेट एफडीआई का भी जो आंकड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो करीब 14 साल के न्यूनतम पे है। क्यों है ऐसा? हमारी जो अपनी कंपनीज हैं वो पैसा बाहर लगा रही हैं। आपका रुपया जो है वो 95 के पास लगातार भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार कम होता जा रहा है। आपका चाइना को लेकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसमें आप देखिए कि 110 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर वो है, एक तरीके से चाइना का हमारे ऊपर वो है। ये क्यों हो रहा? एफपीआई क्यों भाग रहा है? एफडीआई क्यों हमारा कम हो रहा? भारतीय कंपनियां भारत में पैसे क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। वहां पर पैसे लगाना आप लोगों के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए यहां से पैसे निकाल के लोग विदेशों में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने तमाम जो कंपनीज हैं, जो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, वो आपने नहीं बनाया। और हमारी कंपनीज अब जो है जो विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको नहीं लगता कि यहाँ पैसे लगाने से उनके पैसे बनेंगे। वो उन जगहों पे जा रहे हैं जहां उनको लगता है कि वहां पैसे अगर 2 पैसे लगाएंगे या 2 बिलियन डॉलर लगाएंगे तो वो 4 बिलियन डॉलर हो जाएगा या 3.5 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो जब आपकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं बची है, आपके यहाँ जब डिमांड नहीं बढ़ रही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से बैठा हुआ है, तो फिर कोई क्यों यहाँ पे पैसे लगाएगा? अब ये बात सरकार को, कम से कम मैं तो, हालांकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं ना, मेरी कोई अर्थशास्त्र को लेके कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, लेकिन कम से कम मैं 7-8 साल से लगातार मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं और लगातार कह भी रहा हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड कम हो गई है, डिमांड ही नहीं है। और इसलिए
सरकार हर बजट में कुछ ना कुछ छोटे मोटे मेजर्स करती ताकि समाज के अंदर कोई डिमांड पैदा हो। वो डिमांड पैदा नहीं हो रही। डिमांड क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि हमारे लोगों की जो बाइंग पावर है, बाइंग कैपेसिटी है, वो घटती जा रही। आप देखिए बैंकों के अंदर जो इंडिविजुअल क्रेडिट्स वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। वो बैंकों से जाके उधार लेके आते हैं और फिर वो पैसा खर्च हो जाता है। और जब एक बार जब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी जिस तरीके से आपने लागू किया, उसके बाद कोविड में जिस तरीके से आपने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन किया, तो पूरी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अब आप देखिए 2015, 2016, 2017, ये तीन ऐसे अर्थव्यवस्था थी जब हमारी जीडीपी लगातार 7%, 8% के आसपास से ग्रो कर रही थी। 7%, 8% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। लेकिन जब आपने गलत तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया, तो या डिमोनेटाइजेशन किया, उसका पहला असर आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उसके अगले ही साल आपने जिस तरीके से जीएसटी लागू किया, उससे आपकी जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, लाखों की संख्या में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई और इसकी कमर टूट गई। तब कोविड आया फरवरी के या मार्च के महीने में आया था 2020 में। चाइना में तो हालांकि नवंबर दिसंबर से खबरें आ रही थी, लेकिन हमारे यहां जब कोविड आया, उसके पहले वाले हफ्ते में जो क्वार्टर था, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर था, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 3.1%। और जो 2019-20 का जो था, उसमें जीडीपी ग्रोथ थी हमारी 4.2%। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, वो -1.4 पे ग्रो कर रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ग्रोथ तो थी ही नहीं, सिकुड़ रहा था वो। जो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था, वो -2.2% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। यानी वो भी तो आपके दो फंडामेंटल्स इकोनॉमी के, कंस्ट्रक्शन और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो बजाय बढ़ने के सिकुड़ रहा था। और ये कोविड के ठीक पहले हो रहा था। तो जब कोविड के ठीक पहले ये स्थिति पैदा हो रही थी, और वो भी हमारी जो अर्थव्यवस्था 3.1% थी जनवरी टू मार्च 2020 में, वो भी इतनी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें 5.9% की ग्रोथ थी, जो जिसपे सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर है। मानसून ठीक हुआ तो आपकी कृषि ठीक हो गई, मानसून ठीक नहीं हुआ तो आपकी कृषि कृषि बिगड़ गई। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग आपका अंदर बर्बाद हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किसी तरीके की ग्रोथ नहीं है, आपकी जीडीपी 3.1% पे कोविड के समय थी, तो उसके जब फौरन बाद आपने बिना सोचे समझे पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया, थाली और वो बजवा दिया, तो जो कुछ बची खुशी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हजारों की संख्या में लोग पैदल चले गए। सरकार ने उस संकट पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो उसके बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था जब कोविड की वजह से गिरी, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो 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 गिरी थी अर्थव्यवस्था, वो भारत भारत थी, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स सही नहीं थे। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार की आर्थिक स्थितियां, आर्थिक नीति पूरी तरीके से इस वक्त डामाडोल है। अब उस बीच में ईरान क्राइसिस आ गई, और आपने ईरान क्राइसिस से निपटने का कोई ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा नहीं, क्योंकि आप चुनाव में व्यस्त थे। तो उसकी वजह से अब हालात ये पैदा हो गए कि अब लोगों से आप कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो, आप विदेशी में यात्रा मत करो। ये ऐसी ही सरकार है जो पिछले इसके 12 साल की नीतियों से 10% आबादी में भारी धन का घनत्व तो बढ़ा है। देश में जो भी संपदा अर्जित हो रही है इस दौर में, वो उन 10% लोगों के हाथ जा रही है। बाकी लोगों से उसमें 20% ऐसे हैं जो 10 के बाद हैं, जो इस कल्पना में है कि वो 10% वाले में हो जाएंगे, लेकिन वो नीचे गिर रहे हैं। लेकिन जो बाकी 70% बचे, इन 70% की इनकम कम हुई है। ये हमें ऑक्सफैम ने बताया है। जो हमारी 2014 में इनकम थी, वो अब 2026 में नहीं है, और महंगाई हमारी बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी आबादी को कष्ट भारी भोगना पड़ रहा है। उसकी कठिनाइयां बढ़ रही हैं, उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके हाथ से शिक्षा स्वास्थ्य कम होता जा रहा है, उसके जीवन में खुशियां कम हो रही हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। इस वजह से वो धार्मिक और अंध धार्मिक और ये जो क्या अंधविश्वासी चीजों में ज्यादा शिकार हो रहा है। बाबा डाबा के यहाँ ज्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि परेशान है। उसकी परेशानी का जो हल सरकारों को उसको देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। चुनाव के समय 2-4 हजार, 10 हजार, 5 हजार दे के वोट छीन लिया जा रहा है उससे। उसकी राय कुछ बनी नहीं पा रही है, वो तो कंफ्यूज घूम रहा है। उसका ठेला तोड़ दिया गया है, उसकी दुकान तोड़ी जा रही है, उसके यहाँ बुलडोजर पहुंच रहा है, उसका बच्चा किसी क्राइम में फंस गया है। तो सब लोग डिस्टर्ब है।
हम एक डिस्टर्ब सोसाइटी है, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है, उसकी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, जबकि हम असुरक्षित होते जा रहे हैं। हम ट्रेन में असुरक्षित हैं, बस में असुरक्षित हैं, सड़क पे असुरक्षित हैं, स्त्रियों के विरुद्ध निर्मम अत्याचार बढ़ रहे हैं। और ये कानून व्यवस्था के नाम पे उत्तर प्रदेश वगैरह में तो ये हो गया है, बीजेपी शासित राज्यों में, कि सामान्य राजनीतिक गतिविधियां भी नहीं हो सकती। कोई दुखी है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे मिर्जापुर से खबर आ रही कि कोई पत्रकार है, ये भी पिछड़ी जाति की कोई महिला पत्रकार है, लोगों को एक जगह कूड़ा घर के पास सिसकती हुई मिली, और उसके ऊपर सुना है कि मिट्टी तेल वेल पड़ा हुआ था, या उस पर आग लगाने की कोशिश हो रही थी। कई दिन से वो गायब थी, कुछ खबरों की वजह से उसको कुछ ग्रुप्स चेज कर रहे थे, पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ है, अभी वो डिटेल्स आ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि गोंडा में, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह नाम के एक बाहुबली और राजनेता और विवादित व्यक्तित्व है, जिनके ऊपर जो चार्ज चल रहा है दिल्ली में महिला पहलवानों का, वो मतलब बहुत शर्मनाक है। और उनको कहा गया था कि कुश्ती संघ वगैरह से वो अलग हों, तो उनके किसी व्यक्ति को फिर कुश्ती संघ में ले लिया गया। फिर अब उन्हीं के किसी कॉलेज में, गोंडा में, कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है नए खिलाड़ियों के ओलंपिक या विदेशी टूर्नामेंट में जाने की। बताइए क्या हो रहा है इस देश में। जिन पर इस तरह का आरोप है, कम से कम आप, जब तक उन आरोपों की अगर ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, स्क्रूटनी खत्म हो जाए, उसके बाद आप, मतलब देश में सिर्फ एक ही जिला है, इस देश में कुश्ती के लिए एक ही व्यक्ति, एक ही जिला, उसी की संस्थाएं, उसी के यहाँ आप सब कराएंगे। कोई लाज शर्म है? लग नहीं रहा इस देश में कोई लाज शर्म बची है। और ये वो लोग हैं जो नारी सम्मान और नारी और फलाना ढिकाना की बात करते हैं, चुनाव के दौरान सेशन बुला के आरक्षण, नारी आरक्षण के नाम पे वोट लेने पहुंच जाते हैं। ये उन लोगों के हाल है। ये सब उत्तर प्रदेश की घटनाएं जो बता रहा हूँ। नहीं, लोग स्वीकार करें न करें, लोगों की हालत ऐसी होती जा रही कि अब और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। लोगों की हालत बहुत खराब है। मैंने आपको बताया ना, करीब 38% लोगों की ज्वेलरी गिरवी हो चुकी है। और जरूर इस धंधे पे असर पड़ रहा है, लेकिन भारत चूंकि क्रूड ऑयल और गोल्ड में के इंपोर्ट पे बहुत डॉलर खर्च करता है। आरबीआई इस समय डॉलर को 100 रुपए के मतलब $1 के अगेंस्ट 100 रुपया ना हो जाए, 100 न पार कर जाए, इससे बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसको डॉलर बाजार में रोज डालने पड़ते हैं, तब वो रुकता है। उसको 95 96 के बीच रोकने की कोशिश, 95 तक रोकने की जो कोशिश चल रही है, क्योंकि जरा से ढील छूटी तो 98 97 पार करता है, वो 100 पार कर जाएगा। तो इसलिए ये कोशिश चल रही है, क्योंकि 100 होते ही थोड़ा इनके लिए शर्मिंदगी, तो 95 पे भी है, लेकिन 100 पे और शर्मिंदगी होगी। तो ये राजनीतिक शर्मिंदगी से बचने के लिए हार्ड करेंसी इनको डालनी पड़ रही है। उसमें हार्ड करेंसी की जो आमद है वो कम हो गई है। देखिए, रेमिटेंस कम हो गया, क्योंकि खाड़ी में युद्ध चल रहा है, बहुत सारा रेमिटेंस खाड़ी से आता था, वहां मजदूर बहुत से वापस आ गए हैं, जो हैं वो ठीक से काम नहीं पा रहे हैं, वेतन नहीं पा रहे हैं, तो कम पैसा भेज पा रहे हैं। पश्चिम से तो एक लिमिटेड सर्किल चलती है, और इकोनॉमी सब जगह स्लगिश है, सब जगह इस युद्ध का प्रभाव है। एक्सपोर्ट, इसकी वजह से मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं रहा है। सिर्फ सर्विसेज में हमारी हालत है थोड़ी सी। तो लेकिन आने वाले 2 3 सालों में, इस समय तो सर्विसेज चलेंगी, लेकिन 2 3 सालों में एआई की वजह से उसमें भारी डेंट होने जाना जा रहा है, और एआई में हमारी कोई पोजीशन नहीं है दुनिया में। नतीजा ये होगा कि हम, मतलब 2 3 साल बाद तो बहुत खराब वक्त होगा, लेकिन आज भी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हम ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, इंपोर्ट हमें ज्यादा करना पड़ रहा है, इंपोर्ट हमें ज्यादा कॉस्टली करना पड़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है ऑलमोस्ट 80 70 80% या डबल हो चुका है। गोल्ड भी बहुत हो चुका है महंगा, और ये इन्हीं का हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें ज्यादा पैसे उसके देने पड़ रहे हैं, और हम ज्यादा पैसे ला नहीं पा रहे हैं बाहर से। एफडीआई जो हमारे यहाँ आता था वो 2 3 साल में ऑलमोस्ट नील हो गया है। तो नतीजा ये है कि हमारे पास हार्ड करेंसी की शॉर्टेज होना शुरू हो गई। जो हमारे पास 700 बिलियन के आसपास का हमारा रिजर्व था, उसका ज्यादा हमने सोना खरीद लिया उसमें, वो अब कैश के रूप में नहीं है, मैक्सिमम उसमें गोल्ड है। तो अभी गोल्ड को निकालेंगे तो और समस्या होगी। तो ये हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, जो चुनाव में हम बोल नहीं सकते थे। हम माने हमारी सरकार चुनाव लड़ रही थी, चुनाव में तो सब हरा भरा दिखाते हैं। अब रियलिटी बाइट शुरू हो रही है, और ये चलेगी।
अभी तो खाद वाले मामले में बड़ी गंभीर समस्या आने वाली है। मैंने बताया आपको, एक एक करके आएगी। चुनाव से पहले यही बात हम लोग कह रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, तथ्य अपने आप सरकार के मुंह से आ जाएंगे, आ रहे हैं। जो इनका समर्थक वर्ग है उसको तर्क, उसी को तर्क से लैस करते हैं ये। जो इनके पास 38-40% वोट है अपना और समर्थकों का मिला के, ये पहले उसको फीड करते हैं इससे। उसका मेंटल प्रिपेयर्डनेस जब कर लेते हैं, तब ये फैसला बाजार में उतारते हैं। तो जनता में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है फिर। ये चाहते हैं जनता नीचे लड़ती रहे, एक पक्ष सही ठहराता रहे, एक पक्ष गलत, और उसमें सरकार अपना आगे बढ़ती रहे। सरकार की रैली में बसों से भीड़ लाई जाती रहे, मोदी जी को लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया जाता रहे, मोदी जी विदेश यात्राएं करें, 7 बार कपड़े बदलें, 8 बार मालिश कराएं, लेकिन देश को कहें कि तुम भाई नहाना भी बंद करो। 2 दिन में कितनी बार परिधान बदलते हैं, कितने कितने गमछे, कितने दुपट्टे, कितनी जैकेटें, कितने कुर्ते पजामे, धोतियां, पगड़ियां। उनके श्रृंगार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका शौक है, कर लेना चाहिए। लेकिन देश के सामने अगर आप एक ऐसी नजीर पेश करते, सबसे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में भी ये बताते कि सरकार किन किन मदों में, किन किन हेड्स में खर्चा कम करने जा रही है, उसके बाद लगता लोगों को कि हाँ हम भी करें, हमारा प्रधानमंत्री सबको छोड़ने को तैयार है। और देखिए उनकी अपीलों में कितनी अव्यावहारिक चीजें हैं। थोड़ा सा सिर्फ एक बिंदु ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग मेट्रो में चले। विक्रांत जी, 150 करोड़ लोगों के देश में कितने शहरों में मेट्रो चल रही है? देश की कितनी आबादी मेट्रो में आवागमन करती है, कृपया बता दीजिए। बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़ दीजिए तो बाकी मेट्रो कहाँ है महानगरों में? दिल्ली, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, गिने चुने शहर हैं पूरे देश में। शहर क्या, महानगर है वे तो, उनमें मेट्रो चल रहे हैं। आप क्या ग्वालियर और जबलपुर के लोगों से मेट्रो में चलने की अपील कर रहे हैं? एक और, हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में मेट्रो खाली चल रही है जब से शुरू हुई है। मजेदार बात यह है कि इंदौर मेट्रो कारपोरेशन ने, कंपनी ने, मेट्रो में शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, टीका लगन सगाई करने के लिए ऑफर दे दिया है। बाकायदा आप इंदौर की मेट्रो में रिसेप्शन, शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, उसकी फीस है। यहां तक कि आपकी इच्छा है कि खड़ी मेट्रो में आपको कोई पार्टी करनी है, वो चल नहीं रही, खड़ी रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो के स्टेशन पर आप खड़ी मेट्रो में पार्टी करें। आपको लगता है कि दौड़ती हुई में आपको पार्टी करना है, कि वो चली जा रही है इंदौर एयरपोर्ट से लेकर खजराना तक, भंवरकुआं तक, तो आप चलती हुई मेट्रो में बर्थडे पार्टी कर सकते। तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं जानते देश में मेट्रो की क्या हालत है? मेट्रोपॉलिटन में सचमुच मेट्रो जरूरी है, जितना इतनी है कि बाकी बची आबादी अगर उसमें चलने लगे तो क्या हालत होगी। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी आपके दिल्ली का वो जो राजीव चौक स्टेशन है, वहां जाकर देख लें किस तरह मारामारी होती है। बिल्कुल। हम फिर दोहरा रहे हैं, अपील करने से पहले न तो उन्होंने इसके दुष्प्रभाव का आकलन किया, इसके अलावा एक चीज और है, आपने सोना न खरीदने की अपील की है, बहुत अच्छी बात। आपने सोचा इस देश में कितने लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे? पूरे देश में आप ज्वेलर्स की बात छोड़ दीजिए, वे तो लखपति करोड़पति चला लेंगे काम 1 साल तक। कारीगर, सेल्स गर्ल्स, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, उनका क्या होगा? वे 1 साल तक कैसे पेट भरेंगे? किसी छोटी मोटी अच्छी ज्वेलरी की दुकान पर 10-20 सेल्स गर्ल होती हैं कम से कम। तनिष्क के आप किसी शोरूम पर चले जाइए, और आके किसी शोरूम पर चले जाइए, उनको तनख्वाह कैसे देगा ज्वेलर? जो कारीगर बेचारे सड़कों पर बैठकर जेवरात बनाते हैं, या गुजरात में, महाराष्ट्र में, देश के कई राज्यों में जो कारीगर जेवर बनाते हैं, सब जगह मशीनों से जेवर नहीं बन रहे हैं आज भी इस देश में। बिल्कुल सही बात है। उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, उनका पलायन शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मोदी जी ने सोचा ही नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वर्ग से उतरेंगे, विक्रांत यादव अपने बच्चे की शादी जब वहां करने जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, तो सरदार साहब आशीर्वाद देंगे स्टेज पर आकर।
मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, इस महादेश में कितने लोग हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाते हैं? मैंने ट्विटर और फेसबुक पर सवाल पूछे हैं। नंबर एक, कितने लोग विदेशों में जाकर अपने बच्चों की शादियां करते हैं? नंबर दो, पिछले एक साल में कितने भारतीयों ने विदेश जाकर शादी की अपनी औलादों की? नंबर तीन, मैं आपसे पूछ रहा हूं विक्रांत यादव से, मैं हमारे दर्शकों से, द स्वतंत्र के सारे दर्शकों को पूछ रहा हूं, आपको अपने जीवन में आज तक कितने ऐसे कार्ड मिले हैं, कितने ऐसे न्योते मिले हैं जिसमें आपको विदेश में हो रही शादी के लिए निमंत्रित किया गया है? अंतिम प्रश्न, ऐसे न्योते अगर मिले तो आप कितनी बार विदेश गए शादी समारोह अटेंड करने? तो मोदी जी जब अपील करते हैं तो तर्क को बलाए ताक रख देते हैं। 0.000001% भी लोग इस देश के नहीं विदेश में जाकर शादी नहीं करते, हैसियत ही नहीं है देश के लोगों की। बिल्कुल सही बात है। और जिनने की है अपनी औलादों की वेनिस में शादी, इटली में, वो तो माननीय प्रधानमंत्री के सबसे करीबी राष्ट्र सेठ हैं।